गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं एक शराबी हूँ और हम डॉक्टर्स ओपिनियन के अंतिम पड़ाव पे हैं। और फोर्थ एडिशन में पेज नंबर है XXXI यानी कि 31। हो सकता है पेज नंबर अलग हो एडिशन के हिसाब से। और हमने कल तक पढ़ा था डॉक्टर्स ओपिनियन में मानसिक खिंचाव के बारे में, शारीरिक भूख के बारे में यानी कि ऑब्सेशन और क्रेविंग, शराबीपन की वर्गीकरण करी थी उसने कि किस प्रकार के शराबी होते हैं। और अंत में डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ कहता है और इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि इट हैज बीन द जनरल ओपिनियन बाय ऑल फिजिशियंस seems to be that most chronic alcoholics are doomed। यानी कि एक शराबी शराबीपन की बीमारी से जो घिरा हुआ है, शराबीपन जो समाया हुआ उसमें, जिसको हम क्रॉनिक बोलते हैं, वो डूम्ड है। यानी कि उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत निश्चित है। डूम का मतलब हुआ इल फेटेड अनफॉर्चुनेट आउटकम, यानी कि एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत जो किसी भी बचाव से परे है। उसका अंत जो है वो निश्चित है और एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत है, डूम्ड। व्हाट इज द सोल्यूशन? समाधान क्या है इसका? और प्रश्न चिन्ह लगा इसके बाद, यानी कि समाधान ढूंढ रहे हैं। और वो कह रहा है कि सोल्यूशन क्या है, फिर क्या है? क्या एक शराबी जो शराबीपन से पीड़ित है, क्या उसका अंत निश्चित है? क्या कोई समाधान है? और डॉक्टर सिल्कवर्थ कहता है यहाँ पे कि परहैप्स आई कैन बेस्ट आंसर दिस बाय रिलेटिंग वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस। एक इंग्लिश में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। यानी कि वो कहता है जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने सामने अनुभव किया है, मैं उसके जरिए बता सकता हूं कि इसका समाधान क्या है। और वो अपना एक तजुर्बा यहाँ बता रहा है। एक बताना शुरू कर रहा है लेकिन दो बता देता है। और वो लिखता है कि अबाउट 1 year प्रायर टू दिस एक्सपीरियंस अ मैन वॉज ब्रॉट इन टू बी ट्रीटेड फॉर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। जैसे हमें पता है डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ टाउन हॉस्पिटल में डॉक्टर था और अंकों के अनुसार उसने कम से कम 30 एक हजार शराबियों का इलाज किया है या इलाज करने की कोशिश करी है अपने उस टाउन हॉस्पिटल में। और उससे पहले भी शराबियों के साथ काम किया अपनी जिंदगी के दौरान। उसने इतने लोगों का इलाज करने की कोशिश करी है, प्रयास किया है। और इसमें वो कह रहा है, 1 साल पहले का अपना एक तजुर्बा बता रहा है। ये कह रहा है कि एक आदमी उससे 1 साल पहले, तजुर्बा पहले का बता रहा है वो, कि वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का पीड़ित था और वो उसके पास आया। He had but partially recovered from a gastric hemorrhage and seemed to be a case of psychological mental deterioration। अब वो ये बता रहा है कि जब वो आया था तो उसकी हालत क्या थी, और वो उसकी हालत के दो पहलुओं के बारे में बात कर रहा है। एक तो फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि उसके शरीर का जो नुकसान हुआ था उसके बारे में बता रहा है कि गैस्ट्रिक हेमरेज हो गया था उसको। गैस्ट्रिक यानी कि पेट से संबंधित, और हेमरेज का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर खून बह रहा था। अंदर ही अंदर पेट में टिश्यूज जो थे वो यहाँ तक डैमेज हो गए थे, इस हद तक वो टिश्यूज जो थे, जो अंदर थे उसके पेट के, इस हद तक वो प्रभावित हो गए थे, इस हद तक वो उनका नुकसान हुआ था कि अंदर खून रस रहा था। तो ये तो उसकी फिजिकल कंडीशन थी, उसकी शरीर की क्या हालत थी। और मानसिक हालत को बताते हुए वो कह रहा है कि पैथोलॉजिकल मेंटल डिटेरियोरेशन, यानी कि उसकी मानसिक जो स्थिति थी वो लगातार गिर रही थी, डिटेरियोरेट हो रही थी। और उसकी वजह भी शराब, जो अल्कोहल की वजह से उसके वेट ब्रेन सा हो रहा था उसका, और उसकी हालत जो थी दिमाग की वो गिर रही थी। तो उसकी जो हालत क्या थी, जिस हालत में वो आया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। He had lost everything worthwhile in his life। जिंदगी में जिस चीज के लिए आदमी काम करता है, जिस चीज के लिए प्रयास करता है, जिस चीज के लिए जीता है, वो कह रहा है उसने वो सभी चीजें खो दी थी। ये बात कर रहा है यहाँ पे हैंक पाकहर्स्ट की। 1896 से 1954 तक जिया ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक फाउंडर मेंबर था, सदस्य था। मैं इसकी ऐतिहासिक जो है बातें मैं अपने दोस्त राजेश के लिए छोड़ना चाहूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हैंक पाकहर्स्ट एक फाउंडर मेंबर था। बिग बुक के पब्लिकेशन में उसका बहुत भारी योगदान था।
इसके अलावा वो घनिष्ठ दोस्त था बिल डब्ल्यू का, और उसका ऑफिस यूज किया गया था बिग बुक लिखने के लिए और बिग बुक को छापने के लिए। उसका अंत लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, रिजेंटमेंट्स का शिकार हुआ वो। एक, उसकी जो सेक्रेटरी थी रूथ, उसका एक मुटाव हुआ था इस बात को लेकर बिल डब्ल्यू के साथ। और दूसरा, बिग बुक के पब्लिकेशन के बारे में जो फाइनेंशियल एंगल्स थे, जो पैसों के लेके बातचीत हुई थी, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस ओपिनियन थे। इसके बारे में घनिष्ठता से और थोड़ी गहराई से जब हम राजेश भाई के पास जाएंगे तो ही विल थ्रो मोर लाइट ऑन। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता था और हमें ये जानने की जरूरत है कि वो अपना सब कुछ खो बैठा था, एंड वॉज ओनली लिविंग, वन माइट से, टू ड्रिंक। वो जिंदा था तो सिर्फ एक कारण के लिए जिंदा था कि मैं शराब पीता रहूं, और उसका ये मकसद था लाइफ में, ड्रिंक एंड डाई। और यहाँ पे हम लोग बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके साथ, क्योंकि एक स्टेज पे हमारी अल्कोहलिज्म इतनी प्रोग्रेस कर जाती है कि हमारा एक ही मकसद रहता है कि शराब पियो और मौत के लिए दुआ मांगो कि मरी जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि छोड़ तो पाएंगे नहीं। तो वही उसकी हालत थी, और यही रॉक बॉटम था उसका। ही वॉज ओनली ड्रिंकिंग, एंड ही वॉज ओनली लिविंग टू ड्रिंक एंड टू फाइनली डाई। He frankly admitted and believed that for him there was no hope. इस बात को उसने मान लिया था कि कोई आशा की किरण नहीं है, और इस बात को मानते हुए वो सिर्फ पी रहा था। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे वो हार मान चुका था, उसको पता था वो छोड़ नहीं पाएगा और मौत निश्चित है। He was doomed and he knew he was doomed. ये बात निश्चित है, और उसकी जो हालत थी वो ये बता रहे। हम ए में शेयरिंग करते हैं ना, तो कहते हैं व्हाट वी वर लाइक, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी आर लाइक नाउ। तो यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट हैपेंड, वो किस स्थिति में उसके पास आया था। He frankly admitted and believed that for him there was no hope. Following the elimination of alcohol, सबसे पहली चीज क्या हुई? एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, उसके खून में जो शराब की मात्रा थी उसको हटाना था, ताकि वो दोबारा से चीजों को जान सके, पहचान सके, और थोड़ा सा वो अपने अंदर नियंत्रण में आए, ताकि वो समझ सके कि उसको क्या बोला जाए। तो एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल जो था, ये प्रोसेस जो था, ये एक मेडिकल प्रोसेस है जो हॉस्पिटल में होता है। आज की डेट में हम इसको डिटॉक्स कहते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर में जाके। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसने एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल, तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वही है। देयर वाज फाउंड टू बी नो परमानेंट ब्रेन इंजरी। अच्छी बात यह थी कि स्थायी रूप से दिमाग को, ब्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ था उसके। He accepted the plan outlined in this book. Point to be noted and underlined. जब वो लिख रहा है कि एक्सेप्टेड एंड द प्लान आउटलाइन इन द बुक, वो यहाँ बिग बुक की बात कर रहा है, और कह रहा है बिग बुक जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था, डायरेक्शंस समेत, तो उसके निर्देश भी दे रहा था, आउटलाइन भी दे रहा था, और ये बता रहा था कि प्रोग्राम क्या है। तो जब वो लिख रहा है कि ही एक्सेप्टेड द प्लान आउटलाइंड इन दिस बुक, उसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रोग्राम उसने स्वीकार किया, उसको अपनाया, और शिद्दत के साथ वो प्रोग्राम करने का फैसला किया। ये था समाधान। अब एक साल के बाद, 1 year later, ही कॉल टू सी। एक साल के बाद वही आदमी डॉक्टर सिल्कवर्थ से मिलने आया। एंड आई एक्सपीरियंस अ वेरी स्ट्रेंज सेंसेशन। कहता मुझे बहुत अजीब सी एक अनुभव हुआ, बहुत अजीब सा लगा उसको देख के। आई न्यू द मैन बाय नेम, नाम से जानता था मैं उसको, हैंक पार्कर, एंड पार्टली रिकग्नाइज हिज फीचर्स। उसका नाक नक्शा भी था, वो कुछ कुछ पहचान में कह रहा आ रहा था। बट देयर वाज ऑल रिजेम्बलेंस एंडेड। लेकिन कह रहा है उसके अलावा मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो आदमी कौन है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बदल गया था। कैसे बदला था? फ्रॉम अ ट्रेम्बलिंग, डिस्पेयरिंग, नर्वस wreck, कांपता हुआ, बिगड़ा हुआ, बिल्कुल नर्वस था, डिस्पेयरिंग मतलब निराशा से भरा हुआ एक आदमी, वहां से उसकी तब्दीली हुई। emerged a man, एक आदमी ऐसा उभर के आया, brimming over with self reliance and contentment,
कूट कूट के भरा हुआ था उसमें सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने ऊपर भरोसा, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, क्या था और क्या हो गया। और ये जो भारी बदलाव आया उसकी वजह से वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा था, उसको लग रहा था वो एक नया इंसान। और यही तो है साइकिक चेंज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के और एक मानसिक बदलाव के नतीजे। ये आदमी का पूरा काया पलट हो जाती है और वो एक नया आदमी नजर आता है, उसको एक नया आदमी नजर आता है उसमें, जो ब्रिमिंग ओवर, यानी कि भर के, टपक रहा था भर के, भरने के बाद कोई चीज ब्रिमिंग ओवर होती है तो हम बोलते हैं कि वो भर के और उसके ऊपर से टपक रहा है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो हमने सिर्फ बियर के ग्लास में देखा होते हुए, शराब पीते हुए, लेकिन यहाँ पे वो किसी और ओवरफ्लो की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ब्रिमिंग ओवर सेल्फ रिलायंस एंड कंटेंटमेंट, अपने ऊपर आत्मविश्वास और एक संतुष्टि, वो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और उभर के बाहर आ रही थी। I talked with him for some time, but was not able to bring myself to feel that I had known him before. तो उससे बात करी मैंने, लेकिन वो ये मानने को, जानने को और इसको ये अपनी समझने को तैयार नहीं था कि इस आदमी से मैं पहले मिला हूं, क्योंकि बिल्कुल पूर्ण रूप से नया आदमी था। टू मी ही वॉज अ स्ट्रेंजर, उसके लिए क्या अजनबी था ये। एंड सो ही लेफ्ट मी। अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड विद नो रिटर्न टू अल्कोहल। जब तक उसने ये लिखा है, कह रहा है कि काफी अरसा बीत चुका है, कई साल बीत चुके हैं और दोबारा उसने शराब नहीं पी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके बाद हैंक पार्कर्स ने शराब पी ली थी और उसका एक अंत जो था, वो इतिहास क्या कहता है, क्या बताता है उसके बारे में, ये जैसे मैंने कहा, मैं राजेश भाई के लिए छोड़ दूंगा कि उसका अंत में हुआ क्या। मगर ही रिलैप्स्ड, वी नो दैट। तो ये एक उदाहरण बताया उसने, एक एग्जाम्पल जो उसके सामने आया था, और वो उसमें सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो देखूं मैं इसमें तो कीवर्ड्स क्या है इसके सोल्यूशन ढूंढने में। एक कीवर्ड है कि वो इस बात को मान गया कि वो बिल्कुल होपलेस था। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा, he accepted the plan outlined in this book. These are the keywords. अब उसके बाद उसका हुआ क्या, वो लिख रहा है, emerged a man brimming over with self reliance and contentment. ये चार जो है ये की एस्पेक्ट्स हैं इसकी कहानी के, कि वो आया बिल्कुल ही निराशाजनक स्थिति में, उसने इस किताब के में जो लिखा था उसको अपनाया, यानी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को अपनाया। उसके बाद उसका जो सुधार हुआ उसके बारे में लिखा है कि उसके साथ क्या हुआ, और वो एक नया आदमी बन के उभर के सामने आया। तो ये की चीजें हैं जो सोल्यूशन को बताती है। लेकिन वो सोल्यूशन में सिर्फ बता रहा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को अपनाएं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पे डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जो है उसकी वजह से इसकी काया पलट हुई है, उसका सुधार जो है वो सामने देखने को उसको नजर आया, ये चीज सामने आई। अब वो आगे बढ़ते हुए वो एक और बात कर रहा है, एक और उदाहरण दे रहा है। कहता है कि व्हेन आई नीड अ मेंटल अपलिफ्ट, यानी कि जब मानसिक रूप से थोड़ा सा निराश हो जाता हूँ और जो मेरे को अपने आप को फिर एक नई प्रोत्साहन देना होता है, तो आई ऑफन थिंक ऑफ अनदर केस ब्रॉट इन बाय अ फिजिशियन प्रोमिनेंट इन न्यूयॉर्क। एक और उदाहरण वो बता रहा है, एक और केस बता रहा है जो न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर उसके सामने लेके आया। द पेशेंट had made his own diagnosis and deciding his situation hopeless and hidden in a deserted barn, determined to die. यहाँ पे वो बात कर रहा है एक और फाउंडर मेंबर, अल्कोहलिक मेंबर ए का, फिट्स मेयो, 1897 टू 1943। इसका भी बहुत योगदान रहा है ए की पब्लिकेशन में, और इसकी जो ऐतिहासिक और इसके जीवन के इतिहास की और घटनाएं हैं, मैं दोबारा से राजेश जी के लिए छोड़ दूंगा, उसके अंदर नहीं जाऊंगा, उसको ये समय भी बहुत लग जाएगा। तो वो कह रहा है कि वो एकदम ही इसकी भी हालत बहुत खराब थी, और इसने अपने आप ही ये फैसला कर लिया था और डायग्नोसिस कर ली थी अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, कि सिचुएशन होपलेस है, निराशाजनक है। और इसने अपने आप को एक डिजर्टेड बार्न, यानी कि एक खेत में छोटे से कमरे के अंदर उसने अपने आप को बंद कर लिया था, और वहां पे सिर्फ शराब पी रहा था, और इस मकसद के साथ शराब पी रहा था, इस उद्देश्य के साथ कि पी पी के उसी बांध के अंदर मर जाए। He was rescued by a searching party and in desperate condition brought to, लेकिन लोगों ने उसको ढूंढ निकाला और बहुत बुरी हालत में
वो उसके पास, डॉक्टर सिलवत के पास उसको लेके आया। फॉलोइंग हिज फिजिकल रिहेबिलिटेशन, अब ऊपर लिखा था एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ लिखा है फिजिकल रिहेबिलिटेशन, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात। यानी कि उसको शरीर में से, शारीरिक रूप से उसको इस हद तक ठीक किया गया कि शराब की मात्रा जो थी उसके अंदर कम कर दी गई, हटा दी गई, ताकि वो चीजों को देख सके, समझ सके। He had a talk with me in which he frankly stated he thought the treatment a waste of effort. देखो ये भी अपने आप को निराशाजनक स्थिति में अपने आप को अनुभव कर रहा है, जैसे कि ऊपर हैंक पाकर्स कर रहा था, और उसने ये सोचा कि बिल्कुल ही ये बेकार का काम है, इसके ऊपर परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, व्यर्थ में वो समय बिताने वाली काम है उसके ऊपर। Unless I could assure him with no one ever had in the future he would have the willpower to resist the impulse to drink. कहते हैं जो पीने की जो इच्छा है, सडन अर्ज, इम्पल्स इज अ सडन अर्ज, एकदम से एक तीव्र रूप से ख्याल आता है कि मैंने तो शराब पीनी ही है। तो कह रहा है कि अगर ये मेरे को नहीं आएगा, इस बात का अगर आप आश्वासन देते हो, अश्योर हिम कि उसका जो विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति उसको इस हद तक ले आएगी कि वो दोबारा शराब नहीं पिएगा, तब तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसको ठीक करने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। तो अपनी होपलेसनेस वो यहाँ पे दिखा रहा है। हिज अल्कोहलिक प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लेक्स, उसकी हालत बताते हुए डॉक्टर बता रहा है इतनी जटिल, इतनी गंभीर समस्या थी उसकी। हिज डिप्रेशन सो ग्रेट, इतने हद तक डिप्रेस था वो, that we felt his only hope would be through what we then called moral psychology. यानी कि नैतिक रूप से उसकी नैतिकता में अगर कोई मानसिक बदलाव लाने की कोशिश करें, तो वही उसका एक मात्र चारा था, बचाव। एंड वी डाउटेड इफ इवन दैट वुड हैव एनी इफेक्ट, उससे भी कुछ असर होगा कि नहीं होगा, इस पे भी डॉक्टरों को शक था। तो हालत बहुत खराब थी उसकी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? However, he did become sold on the ideas contained in this book. हैंक पाकर्स के केस में लिखा था he accepted the plan outlined in this book. यहाँ लिखा है however he did become sold on the ideas contained in this book. Once again one and the same thing, एक ही बात। यहाँ पे भी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ए का प्रोग्राम, जो ए की बिग बुक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो लिखा था उसको उसने अपनाया और शिद्दत के साथ उसका पालन किया। यहाँ पे जो लिखा है he was sold on the idea, sold on the idea का मतलब होता है कि किसी बात के लिए मेरे को सहमत करना। एक सेल्समैन जब मेरे को कोई चीज बेचने की कोशिश करता है, एंड आई गेट सोल्ड ऑन द आइडिया, यानी कि मैं वो चीज खरीदने की का फैसला कर लेता हूँ, उसका मतलब हुआ कि मैं उससे सहमत हूँ, वी ऑन द सेम पेज, यानी कि मैं उससे सहमत हूं कि वो जो मेरे को बेचने की कोशिश कर रहा है वो ठीक चीज है, और मैं उसको जब खरीदने का फैसला करता हूं तो मैं पूर्ण रूप से उसके साथ हूं। वैसे ही वो कह रहा है सोल्ड ऑन आइडियाज, यानी कि किताब पढ़ने के बाद किताब में जो लिखा था वो उससे सहमत था, उसका पालन करने के लिए तैयार था, और उसको ये उम्मीद थी और ये विश्वास था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका उद्धार होगा, उसका सुधार होगा। He has not had a drink for a great many years. उसके बाद फिर से डॉक्टर से बता रहा है कि ये प्रोग्राम काम करता है, उसने कई सालों तक उसके बाद शराब का सेवन नहीं किया। I see him now and then and he is a fine as specimen of manhood as one could wish to meet. वो कहता है कि वो इंसानियत का और मर्दानगी का एक उच्च कोटि का एक उदाहरण है जो देखने को कम ही मिलता है। तो हैंक पाकर्स के केस में क्या लिखा था कि he was emerged as a man brimming over with self reliance and content, यानी कि उससे क्या असर हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ उसका, what he is like now। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक वन एंड द सेम थिंग, फाइन स्पेसिमेन ऑफ मैनहुड एज वन कुड विश टू मीट। दोनों केसेस में हमें ये बताया है कि ये प्रोग्राम काम करता है और कैसे उसके बदलाव के कारण वो एक नया इंसान बन के और हमारे सामने आया है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वी वर रीबॉर्न, यहाँ की यानी कि इस हद तक बदलाव आया कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम एक नए इंसान बन के सामने आए। और वही एक जरिया है जिसकी वजह से हम शराब छोड़ सकते हैं, वही एक तरीका है। वी हैव टू बी रीबॉर्न, क्योंकि हम पुराने आइडियाज लेके, ओल्ड आइडियाज, ओल्ड प्रेजुडिस लेके कंटिन्यू करेंगे
तो हम कभी शराब से स्थायी रूप से दूर नहीं रह सकते। तो दोनों केसेस में वर्ड्स यूज्ड आर डिफरेंट इफ यू नोटिस। वो कहता है एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल, वो कहता है फिजिकल रिहेबिलिटेशन। वो कहता है सोल्ड आउट ऑन द आइडियाज ऑन दिस बुक, वो कहता है एक्सेप्टेड द प्लान आउटलाइंड इन दिस बुक। वो कहता है emerged as a man brimming over with self reliance, वो यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाइड स्पेसिमेन ऑफ मैनहुड एज वन कुड विश टू बी। बात एक ही कह रहा है। और अंत में चैप्टर खत्म करते हुए डॉक्टर्स ओपिनियन, वो ये एक इल्तिजा कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक हमसे अनुरोध कर रहा है डॉक्टर सिलपत, ये बोलते हुए कि आई अर्नेस्टली एडवाइस, सलाह दे रहा है हमको सच्चे दिल से, तहे दिल से, एवरी अल्कोहलिक टू रीड दिस बुक, कि इस किताब को पढ़ो। थ्रू, व्हेन आई से रीड द बुक थ्रू, यानी कि शुरू से लेके अंत तक मैं इस किताब को पढ़ूं। एंड दो परहैप्स ही केम टू स्कॉफ, हो सकता है कि इस किताब को मैंने उठाया पढ़ा, लेकिन किस मानसिकता के साथ पढ़ा। स्कॉफ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैंने डाउट किया, यानी कि मेरे को शक हुआ कि वाकई यार इस किताब में जो रखा है वो सही है कि नहीं। मेरे को डिसबिलीफ हुई, यानी कि मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हुआ इस किताब के बारे में, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। दूसरा, डिसअप्रूवल हुआ, यानी कि मैं सहमत नहीं था कि इस किताब में जो लिखा है वो सही है या गलत है। यानी कि स्कॉफ का मतलब यहाँ पे हुआ कि डाउट था, डिसबिलीफ था और डिसअप्रूवल था, असहमति थी, शक था, और साथ में एक विश्वास की कमी थी। ही में रिमेन टू प्रे, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते जिस मानसिकता के साथ आया था उसमें ऐसा बदलाव आया कि अब मैं इस किताब को पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में, मेरे मुंह में, मेरे मस्तिष्क से सिर्फ एक चीज निकलती है, वो है प्रार्थना। क्यों? क्योंकि इस किताब ने मेरे लिए काम किया है। इस किताब के बताए हुए मार्ग पे चल के मेरे अंदर एक मानसिक बदलाव आया है। मैं शराब से स्थायी रूप से दूर हो सका हूं और उसकी वजह से आज जिंदा हूं। तो ये इन लाइनों के साथ डॉक्टर सिलवत ने खत्म किया है अपना चैप्टर, अपनी राइटिंग। और ये बताने की कोशिश करी हमको, एक प्रार्थना करी है अंत में कि मैं इस किताब को ईमानदारी से एक मौका दूंगा, इस किताब को पढ़ के, और इसमें जो प्लान लिखा है, यानी कि ए का प्रोग्राम है, जैसे आउटलाइन किया गया है, निर्देश दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, उनका मैं पालन करूं और देखूं कि मेरे अंदर एक बदलाव आएगा। ये एक अंत में एक इल्तिजा सी करी है। आई कांट फाइंड अ बेटर वर्ड, तो आई एम यूजिंग दिस, उर्दू का शब्द है वैसे इल्तिजा, यानी कि एक सलाह देते हुए और एक अनुरोध सा किया गया है कि इस किताब को मैं जरूर पढ़ूंगा। अर्नेस्टली एडवाइज्ड मी टू रीड दिस बुक बिकॉज इट वर्क्स एंड इट इज द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या बताया अंत में जाके? ए का 12 कदम का प्रोग्राम। इससे के साथ ही हमारा जो डॉक्टर्स ओपिनियन का चैप्टर है वो खत्म होता है। और इस पूर्ण चैप्टर पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या समझ में आया, कैसे आइडेंटिफिकेशन मिली, इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो we'll be more than happy to address the questions if there are any on this chapter. And with that I conclude. Thank you. Back to you, sir. थैंक यू अतिल जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है डॉक्टर ओपिनियन को खत्म किया। और मैं कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था, ये नया पेज बोलने की जगह नया अध्याय बोल दिया था। इसका एक समाधान है, क्योंकि नए पेज में भी ऊपर ही लिखा हुआ है इसका समाधान क्या है। तो यही डिसएडवांटेज रहते हैं बिना बुक को हाथ में रखे और बिग बुक स्टडी मीटिंग में ज्वाइन होने गए ना। बुक हाथ में होनी चाहिए। अभी हाथ में बुक है तो पता लग रहा है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी अपना कुछ इस पे जो आज हमने रीडिंग करी उस पे विचार रखेंगे। तो राजेश जी आपका वेलकम है, आइए। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू सो मच अतुल जी, तीसरी बार पढ़ रहे हैं आपके साथ और लग ही नहीं रहा यार तीसरी बार पढ़ रहे हैं हर बार नया। और थैंक यू पुनीत जी सर्विस के लिए। स्टार्टिंग में 2015 में जब इस व्यक्ति का मैंने नाम लिया एक मीटिंग में, तो भाई साहब मुझे रोकने, मतलब स्टार्टिंग में 2015 में 2016 में कई बार रोका गया कि भाई साहब बिल बॉब के अलावा और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एल्कोहलिक एनर्जी। ठीक है जी। लेकिन भाई साहब पाइनर जो हिस्ट्री है वो हैंग पी के बिना है ही।
मतलब अल्कोहलिक एनमिसिस का उदय जो हुआ है ना, उसमें हैंक पार का हस्त, PARKHURST। अच्छा, BW ने ज्यादा कंफ्यूज करा, क्योंकि उसने इसके नाम ही पता नहीं कितने रख दिए, हेनरी पी, हेनरी जी, हैक पी, कभी पूरा नाम रख दिया, कभी मतलब हर एक किताब में एक नया नाम। खासकर ये कम्स ऑफ एज में दो नामों से, हेनरी पी, हेनरी जी। अच्छा, एक तो अंग्रेजों के नाम सेम होते हैं, वहां और कंफ्यूजन होता है, लेकिन बंदा एक। और इतना एनर्जेटिक आदमी, मतलब पूरे इतिहास में, अल्कोहलिक एनमिसिस के इतिहास में इससे एनर्जेटिक आदमी नहीं था भाई। और मैं इसको विशेषकर, मैं इसको कर्ण बोलता हूँ। जैसे महाभारत में कर्ण की भूमिका है ना, कि अपना बलिदान देकर जो है वो साबित करना चीजों को, वो वाला काम करा है इस आदमी। और दूसरी चीज, बहुत बड़ी वार्निंग देके गया मेरे लिए कि कितना भी बड़ा काम कर ले अल्कोहलिक एनमिसिस, अगर शराब दोबारा आई जीवन में तो सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा, मौत निश्चित। और अतुल जी ने जैसे कि इसके बारे में जिक्र करा कि किस प्रकार से, मैं सीधा बायोग्राफी नहीं लूंगा इसकी, सीधा मैं आता हूँ। ये न्यूयॉर्क में नंबर 2 था, BW का पहला स्पॉन्सी न्यूयॉर्क में, टाउन हॉस्पिटल से सिरकवर्थ के यहाँ पर ही ये मिला। क्योंकि BW अगस्त 1935 में वापस एक्रोन से न्यूयॉर्क आते हैं, और न्यूयॉर्क में आके वही काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, हॉस्पिटल में जाना, पेशेंट से मिलना। और ये पहला पेशेंट मिला। और मतलब कोई किताब मेरे को तो आज तक मिली नहीं, कोई किताब जिसमें इस व्यक्ति का जिक्र ना हो। खासकर ये कम्स ऑफ एज, पास इट ऑन, एज विल सी इट, किसी भी किताब का पन्ना खोल लो, BW को होना चाहिए। अगर BW है तो BW ने इस आदमी को पूरा का पूरा स्पेस दिया है। बिग बुक में कई जगह स्पेस मिला, 164 पन्नों में। और BW का न्यू जर्सी से था। अल्कोहलिक एनमिसिस को न्यू जर्सी में मतलब लेकर गया। हैक एक समय में असिस्टेंट जनरल सेल्स मैनेजर था भाई साहब, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, न्यू जर्सी। और वो हमें, जो इसने पूरा लेसन लिखा हुआ है, लेसन नंबर 10, टू वो एम्प्लॉयर, टू द एम्प्लॉयर, जो हम लेसन पढ़ते हैं एम्प्लॉयर के लिए, उस लेसन को इसी ने लिखा है। और इसने लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में किस प्रकार से कितना बड़ा आदमी था, और सबसे बड़ा घर था इसके पास। इस कंपनी में वो ज्यादा शराब पीने के कारण इसको निकाल दिया। BW को हैक पी मिला तो पहले था, लेकिन सितंबर 1935 में टाउन हॉस्पिटल में मिला, रिस्पॉन्ड कर गया, नास्तिक था। आध्यात्मिक सोल्यूशन पर इसको थोड़ा मतलब रिलुटेंट था, विरोध था, कि थोड़ा सोल्यूशन के ऊपर जाके बाकी चीजों को आइडेंटिफाई करता था। फर्स्ट एडिशन में इसकी बुक आई थी, स्टोरी आई थी, पहला एडिशन जब एक बुक आया था, द अनबिलीवर। फिर बाद में तो वो हटा दी गई, बाद में किसी भी एडिशन में इसकी स्टोरी नहीं आई। बिग बुक का डॉक्टर ओपिनियन में, पहले इसका वो देख ले, डॉक्टर ओपिनियन में जैसे ये वाला हम पढ़ रहे हैं, विजन फॉर यू में इसके बारे में, ये मेंबर लिविंग ए लार्ज कम्युनिटी, इसी का नाम है। और हैक का होम फुलटन स्ट्रीट में था। हाल 1935 में BW का घर, जब वो 182 कंटर स्ट्रीट जो है वो ले गए थे कर्जदार, तो हैक पी के ही घर जो है वो BW अपनी पत्नी लुइस के साथ ठहरे थे। उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, एक पत्नी। और देखो किस तरीके से इस आदमी के ने करा। हैक बिल फिट्स या ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग अटेंड करते थे। हैक पी का ऑफिस, घर ए के लिए पूरा इस्तेमाल हुआ। रुथ हॉक इसकी सेक्रेटरी थी भाई साहब, जो अल्कोहलिक एनमिसिस की पहली इंटरनेशनल सेक्रेटरी बनी, जिसने सारी बिग बुक, जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, इस सारी किताब को लिखने वाला जो है पहली इंटरनेशनल अल्कोहलिक एनमिसिस सेक्रेटरी भी हमें इसी के थ्रू। मार्च अप्रैल 1938 में हैक पी के ऑफिस था जहां पर किताब हमारी लिखनी शुरू करी थी। अच्छा, इतना एनर्जेटिक था, इसने हर काम खिलाफ करा। जैसे कि ये बिग बुक का, जब पैसे मिल नहीं रहे हैं, $1 BW मांग रहा है, कोई भी तैयार नहीं हो रहा, छोटा सा बोर्ड बना दिया है इन्होंने, ट्रस्टी पैसा ला नहीं पा रहे हैं, और भाई साहब ये भागे और इन्होंने एक नाम रखा, 100 मैन कॉर्पोरेशन, और शेयर लेने गए। इनको बाद में पता लगा कि ये पब्लिशिंग कंपनी चाहिए होती है शेयर बाजार, शेयर बनाने के लिए। किसी से कुछ नहीं, बिल्कुल भी बाद में बताया। 600 शेयर जाके स्टेशनरी शॉप से खरीदे, $25 उनका शेयर का रेट तय करा,
स्टॉक सर्टिफिकेट के ऊपर प्रेसिडेंट की जगह हैंक प्राका हस्त पूरा नाम लिख कर ले आए और पब्लिशिंग कंपनी बनाई, बर्क पब्लिशिंग कंपनी। और बाद में बिल डब्ल्यू को तो हर टाइम मतलब बिल डब्ल्यू ने बोला कि भाई साहब वो ट्रस्टी तो विरोध कर रहे हैं, 5 ट्रस्टी थे उस टाइम हमारे पास, कि वो तो विरोध कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसे कैसे बिना पूछे आप लोग ये वाला काम कर सकते हो। इसने बोला एक भी सेंट ला नहीं पाते हैं, पैसे को बोलो तो पैसे ला नहीं रहे, किताब कैसे पब्लिश होगी भाई, इतना भारी पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा पैसे। और बीडब्ल्यू कन्वेंस हो गया भाई साहब, और स्टॉक कंपनी बन गई, 200 शेयर उसको दे दिए, 200 अपने पास रख लिए और 200 बेच दिए। $5,000 आज की वैल्यूएशन करूं तो $5,000 $100 करोड़ से ऊपर हो जाएगा भाई साहब। नहीं तो करके देख लेना, 1938 को वैल्यूएशन करना पैसे की आज तक 2024, 100 करोड़ से ऊपर बैठेगा। क्या यार इस बंदे के अंदर था। ये शेयर कहीं भी, ये कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, ये शेयर भी किसी में रजिस्टर्ड नहीं थे, यूएसए में कहीं कुछ नहीं था। मतलब सब कुछ अपने मन से जाके कर देना, चीजें ले आना। लेकिन यार अल्कोहलिक एनमिसिस के लिए तो बाकी चीजें, लेकिन यार वो जो जैसे अतुल जी ने वो 2 बार बात नोट करी, वो रिजेंटमेंट कि अप्रैल में तो आ गए थे बिल डब्ल्यू इसी के घर, 1939 अप्रैल में जब वो बिक गया, लुइस और बिल इसी के साथ रहने लगे। मतलब हर चीज इनकी यूज हो रही। इवन अल्कोहलिक एनमिसिस के दफ्तर में पड़ी हुई हर कुर्सी, हर टेबल, हर पेन, हर कॉपी, हर स्टूल इसी का था, इसी के घर का था, इसी के ऑफिस। इसने मतलब इसका सेक्रीफाइस अगर देखें तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस मेरे को इस आदमी का लगता है। 1939 में 1939 में न्यू जर्सी में ये मीटिंग इन्होंने स्टार्ट करी, वहां पर ए के फाउंडर मेंबर बने। आज भी आज भी क्लीवलैंड के लोग हैंक पी और क्लेरेंस स्नाइडर को ए का फाउंडर और को फाउंडर मानते हैं। क्लीवलैंड के लोग बिल डब्ल्यू और बॉब को आज तक भी नहीं मानते हैं कि ये फाउंडर मेंबर। वो एक अलग मतलब वो मानते हैं कि अल्कोहलिक एनमिसिस जब नाम रखा है तो एक्सपोर्ट ग्रुप पर थे, इनको तो दोनों को एक्सपोर्ट ग्रुप पर बोलते थे इन लोगों को। और बीडब्ल्यू के बीच में यार खाई पैदा होगी, और कारण था रुतौब, सबसे बड़ा कारण रुतौब था। हालांकि वो थोड़ा सा रॉयल्टी का भी चक्कर था, लेकिन रुतौब था, रुतौब से शादी करना चाहता था। और पंगा पड़ा था 1938 जब बेग बुक कंप्लीट होगी तो एक इन्होंने पार्टी रखी थी, और इसकी पत्नी ने वो रुथ हॉक के साथ इसको देखा या क्या हुआ भगवान जाने, और इसके मन में जो है एक शंका बैठ गई कि बिल डब्ल्यू मेरी पत्नी कैथरीन को अपने साथ लेकर आया था और उसने बताया इसको। और वो वहां से जो खटास पड़ी, और बाद में फिर इसने जब सितंबर 1939 में दोबारा ड्रिंकिंग कर ली बहुत, मतलब उसके बाद ये लॉन्ग टर्म सोबरिटी कर ही नहीं पाया। आकर ऑफिस में झगड़ा करना, हालांकि 200 शेयर हक किसके पास था, एक अल्कोहलिक एनमिसिस का भाई था, मालिक था, 200 शेयर इसके पास थे। और फिर ट्रस्टियों ने मनाया, ए के लिए त्याग था इसका वो भी, इसने $200, हालांकि बिल ने लिखा है कि $200 देके मैंने वो शेयर जो है वो वापस लिए। और अल्कोहलिक एनमिसिस पूरे का पूरा मालिक जो मालिकाना हक, जिस दिन हैंक पी ने अपने 200 शेयर, ए के 200 शेयर जो थे, क्योंकि बाद में तो रजिस्टर्ड होगी चीजें, 200 शेयर वापस दे दिए उसने पूरे का पूरा मालिकाना। 18 जनवरी 1954 को मेरकर हॉस्पिटल इन न्यू जर्सी इसकी मृत्यु हुई। हर व्यक्ति ने अलग अलग कारण लिखा, किसी ने बोला पिल के कारण हुई, किसी ने ड्रिंकिंग के कारण लिखा, लेकिन बिल डब्ल्यू ने वहां भी इसे कवर अप दिया कि बहुत लंबी अल्कोहलिज्म की इलनेस के बाद एक अच्छे मित्र की मृत्यु। तो यार इस प्रकार से, और मतलब इसके बारे में जितना भी 6-6 पेज तो एक एक किताब में बीडब्ल्यू ने लिख दिए, एक कम 2 पेज में खत्म ही नहीं होती इसकी कहानी भाई साहब। इस प्रकार से किताब के लिए $500 दिया था इसने कॉर्नवेल प्रेस वालों को, और 5,000 किताब का, ये तो 1 लाख किताब कह रहा था, ये तो ट्रक लोड। उसने पूछा था कॉर्नवेल प्रेस वाले ने, ब्लैकवेल ने, कि भाई साहब कितनी किताबें छापूं, बिगू कितनी छापूं, कह रहा भैया एक पूरे का पूरा ट्रक लोड, मतलब लाखों से नीचे बात ही नहीं करता। लेकिन उसने बोला भैया पैसे कितने हैं, तो $500। वो कह रहा है $500 में लाखों किताबें कैसे छिप जाएंगी भाई। उन्होंने बेचारों ने 4730 बुक, हालांकि 5,000 का ऑर्डर था, 4730 बुकें जो है वो छाप कर दी। और लास्ट में एक और इसके बारे में, एक हमारा पहली एडवर्टाइजमेंट अल्कोहलिक एनमिसिस की रेडियो पर हुई थी, जिसमें मॉर्गन आर थे, इंटरनेशनल प्रोग्राम था, बी द पीपल, वहां पर चलता था, हीटर उसके वो थे। और अच्छा इसके ही दोस्त थे, टॉम ओजेल इसका फ्रेंड था, जिन्होंने बुक को एडिटिंग करी।
टाउन हॉस्पिटल वाला भी इसके ज्यादा क्लोज था, और भी कई पूरी के पूरी अल्कोहलिक एनमिसिस में देखें स्वाय हमारे ट्रस्टियों पे अपने एम है इसकी नहीं, मतलब हमारे ट्रस्टियों के ना डेकर जर्जन के साथ, फ्रैंक कमोस के साथ, उस टाइम के लोगों के साथ इस बंदे की बनती नहीं। डॉक्टर बॉब को इसने बाद में सोचा था कि मैं इनको क्लेरेंस स्नाइडर के स्पॉन्सर थे, क्लेरेंस स्नाइडर की मतलब साली के साथ इन्होंने बाद में कैथरीन को छोड़ के शादी करी, 3 शादियां करी, लेकिन यार एक दुखद अंत। अब दूसरा, अब भाई साहब अगर मैं दूसरी स्टोरी लूंगा तो 5-7 मिनट तो उसमें भी लग जाएंगे, कैसे करूं? सोमवार को ले लें उसको? पुनीत ले जी। लो सर, 5 मिनट और ले लो सर राजेश जी, 5 मिनट और ले लो। अब दूसरे पात्र हैं भाई साहब फिट्जमायो। फिट्जमायो का भी उतना ही बड़ा योगदान है। एक ऐसे परिवार से थे, बहुत धार्मिक परिवार था। पिता जो है वो मिनिस्टर थे चर्च में, माता जो है वो नफरत करते थे लेकिन दोनों शराबियों से। ये इनके यहाँ जो शराब आई वो मैटरनल मामा के खानदान से आई, क्योंकि मतलब माता के खानदान से, क्योंकि इनके मामा शराब पी गए, शराबीपन के कारण पागल होके पागल खाने में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए जो इनकी माँ थी वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी। अच्छा, इनके इनको एल्कोहलिक एनेमिसिस में बिल डब्ल्यू जैसा सिक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ था। ये बेड पर लेटे हुए थे इसी टाउन हॉस्पिटल में, सिल्कवर्थ के यही दूसरे बेड पे जो बाद में दामाद बने डॉक्टर बॉब के, अर्नी जी लेटे हुए। अर्नी जी उस मेंबर का नाम था। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसने बोला यार देख, शराब तो तेरी छूट जाएगी, एक झुंड है शराबियों का, बाहर लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने से शराब छूट जाती है। लेकिन उसके मुंह से निकला कि भाई तू गॉड को मानता है क्या? हालांकि वो अर्नी जी खुद सोबर नहीं था, वो स्लिप हो रहा था, बार बार ए में आ रहा था। अर्नी जी एडीआर, डॉक्टर बॉब से पहले सोबर हो जाते भाई साहब, अगर सोबर होने वाले होते तो। अगर सोबर हो जाते तो मतलब डॉक्टर नंबर 2 भी हो सकते थे, नंबर 3 भी हो सकते थे, नंबर 4-5 पे आए वो एल्कोहलिक एनमिस। तो उसने बोला भैया भगवान पर तो विश्वास करता है। फिर उसने बोला लेटर इन हिज बेड ही द थॉट केम, ही टुक ए लुक ऑन हिज ओन हिस्ट्री एंड सडनली ए ओ लाइक ए वॉइस केम। अचानक वो बेड पे लेटा हुआ, आंखें बंद करी, सोचना शुरू करा कि भगवान के बारे में, और एक उसे आवाज आती है, हु आर यू टू से देयर इज ए नो गॉड। ये बिग बुक में भी है लाइन, बिग बुक में पेज नंबर 56 पे ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो हैंक पी की है। हैंक पी का सबसे बड़ा योगदान है जी बिग बुक के नाम के ऊपर। इस किताब का नाम है एल्कोहलिक एनेमिसिस, और हमारी संस्था का नाम जो एल्कोहलिक एनेमिसिस का पड़ा, उसके पीछे जो है वो हैंक फिट्जमायो का, सॉरी फिट्जमायो का योगदान है। क्योंकि फिट्जमायो स्विट्जरलैंड में जाके, बिल डब्ल्यू ने फिट्जमायो को ही स्विट्जरलैंड में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाकर पता करने को बोला था, क्योंकि किताब का नाम द वे आउट पड़ गया था। और किताब का नाम अगर द वे आउट पड़ जाता तो कोई ना कोई हमें कोर्ट में ले जाता, क्योंकि द वे आउट के नाम से 37 बुक। इसलिए फिट्जमायो का सबसे ज्यादा जो योगदान है वो उसमें है। लेकिन बिल और लुइस के ये बहुत नजदीक, बिल और लुइस के नजदीक थे। जब वो बिल डब्ल्यू के घर में, बिल स्टोरी के अंत में पेज नंबर 16, एक बोलते हैं ना आत्महत्या कर ली थी एक ने, बिल सी उस मेंबर का नाम था, और बिल डब्ल्यू और लुइस इसके घर में गए हुए थे उस दिन, मतलब इसके पास गए हुए थे। और एक इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग है उनमें से मैं उठा लेता हूँ। एक मेंबर को इन्होंने जिम बी, एक दूसरा पात्र जिम बी है, जिसके कारण हम गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम शब्द को पढ़ते हैं, ये जिम बी के कारण आज हमारी किताबों में है। उसकी ट्रस्ट स्टेपिंग करने के लिए फिट्जमायो ने अपने स्पॉन्सी जैकी विलियम को भेजा। जैकी विलियम जिम बी की करने गया ट्रस्ट स्टेपिंग, खुद 1 महीना सोबर था, और जैकी को उसने, जिम बी ने अपनी बातों में लगा, मतलब ब्रांड सेम था, बाकी चीजें थी, वो वहां शराब लग पड़े पीने। मतलब जो आदमी टोलर स्टेपिंग करने गया, वो आदमी जिसकी टोलर स्टेपिंग करने गया उसी के साथ दारू भी लग पड़े पी। फिर ये फिर मायो जो है वो उसको लेकर आए थे। एक और योगदान यार इनके परिवार का योगदान के बोलूं, इनकी बहन एंगस ने जब प्रिंटिंग नहीं हो पा रही थी, किताबें रिलीज करने के लिए बाद में मना कर दिया था, तो एल्कोहलिक एनमिसिस को जो है वो योगदान दिया था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है वो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये उधार था या बाकी क्रेडिट था, लेकिन उस टाइम तो हमें क्रेडिट देने वाला भी कोई नहीं था एल्कोहलिक एनमिसिस। इसको सबसे बड़ी खुंदक किस चीज से थी, क्योंकि ये धार्मिक शिक्षा जो इनके माँ बाप ने इनके क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल में पाई,
वहां से धर्म के खिलाफ इनके जीवन में उद्दंडता है उस चीज के लिए, इसलिए अपने मतलब जब ये ग्रोन अप हुए तो इन्होंने, और बिग बुक में योगदान बताता हूँ कि बिग बुक में सबसे बड़ा योगदान इनका है, यू से बी जो शब्द हुआ, मस से आउट, इन्होंने बहुत ज्यादा मस से आउट इन्होंने करवाए। और ये जो किताब थी, जैसे किताब के बारे में कर रहे हैं कि अल्कोहलिक एनालिसिस जो है किताब का नाम पड़ेगा, ये इनके योगदान के कारण संभव हो पाए। और वंशी गठन में अल्कोहलिक एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले फाउंडर मेंबर है। और ये जो फ्लोरेसार थी, वो फिर से जब वो उसने पहली लेडीज अल्कोहलिक ने जब सुसाइड कर लिया था, तो उनकी बॉडी, क्योंकि ये इनकी अपनी वो स्पॉन्सी थी और ये उनको लेकर आए थे, तो बहुत से योगदान है यार, किताबें भरी पड़ी है इन दो व्यक्तियों के योगदान के लिए। इन दो व्यक्तियों के योगदान को अल्कोहलिक एनालिसिस कभी नहीं भूल सकता। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी।